हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। और इस सेशन में हम कवर करेंगे पिछले एक हफ्ते का ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स। ऑलराइट, सो जो हमारा अप्रोच रहेगा वो अभी भी वही है। हम जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो कवर करेंगे ही करेंगे, हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, लेट्स से उसमें कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट आता है तो उसको हम कवर करेंगे, राइट। और लेट्स से वो आर्टिकल हमें मेंस में भी अगर यूज़ करना पड़ा तो कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारा पूरा अप्रोच रहेगा। सेकेंडली, हमारा जो एक अप्रोच में एक और ये पार्ट है कि जो भी करंट अफेयर्स है उसको हम अपने स्टैटिक पोर्शन से भी रिलेट करते हुए चलेंगे जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होगा। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला न्यूज़ था यूएस टू रिव्यू हाउथी टेररिस्ट लेबल। ठीक है, तो हाउथी बेसिकली आपके यमन में ये पाए जाते हैं बेसिकली। ऑलराइट, और यहाँ पे यमन में जितने भी आपका इंस्टेबिलिटी आ रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिबिलियन, जिसमें ये हाउथी बेसिकली ये पीपल हैं, देखिए देख सकते हैं आप, जिन्होंने आर्म्स वगैरह उठा लिए हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द डे। ठीक है, और इसमें देखो न्यूज़ में इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, हाउथी। ठीक है, जो कि बेसिकली एक ग्रुप है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाते हैं बेसिकली येमन में। तो हमें येमन की लोकेशन आइडिया होना चाहिए, राइट। तो ये आपका येमन है। ये जो आपका है शू शेप में अगर आप देख सकते हो, दिस इज द अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला। ऑलराइट, जिसमें येमन आपका यहाँ पे आता है, जिसकी कैपिटल है सना। राइट, तो ये आपको लोकेशन पता होना चाहिए। और देखो हाउथीज रिबेल, इसके ऊपर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। राइट, सो ये आपके बेसिकली एक शिया सेक्ट है। मुस्लिम्स में दो सेक्ट होते हैं, आपको पता है, एक सुन्नी एंड सेकेंड वन इज शिया सेक्ट। तो ये एक शिया सेक्ट है जो काफ़ी टाइम से येमन में है, ओवर 1000 ऑफ ईयर्स। ऑलराइट, और ये जो रिबिलियन है बेसिकली सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट इस रिबिलियन को बैकअप दे रही है। राइट, सऊदी गवर्नमेंट इनको बैकअप प्रोवाइड कर रही है। ऑलराइट, और पिछले 10 सालों से ऐसा इन पे जो मॉनेटरी रिसोर्सेज, आर्म्स, वेपन आप देख ही सकते हो, यहाँ पे इनके पास रॉकेट लॉन्चर वगैरह है। राइट, तो ये सब देखो एक नॉर्मल इंसान नहीं खरीद सकता ये सब, अनटिल एंड अनलेस वो किसी और सरकार के द्वारा जो होता है ना फंडेड रहता है। जैसे इंडिया में भी बहुत सारे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर में जो हो रही हैं, दोज ऑल एक्टिविटीज़ आर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड। ठीक है, तो जो आप जनरल स्टडीज़ 3 में आपका सिक्योरिटी इशू वाला पार्ट है, राइट, तो उसमें आप पढ़ोगे ये सारी चीज़ें, स्टेट इन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। राइट, सो इस देखो न्यूज़ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया हाउथी रिबेल्स कहाँ के हैं, दे आर फ्रॉम येमन के हैं ये लोग। ऑलराइट, चलिए अब देखो इस पे जो यूपीएससी पे क्वेश्चन आया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यूपीएससी 2018 का ये क्वेश्चन है, वेरी रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लैक्स ऑफ पीपल आइदर सफर्ड फ्रॉम सीवियर फेमाइन, एक्यूट माल न्यूट्रिशन और डाइड ड्यू टू स्टारवेशन कॉज्ड बाई, किस वजह से, बाई वॉर एंड एथनिक कन्फ्लिक्ट। तो आपका था आंसर येमन एंड साउथ सूडान। तो इन दोनों देशों में ये एथनिक कन्फ्लिक्ट चल रहा था। ऑलराइट, और यही येमन में हाउथी रिबिलियन इसको बोलते हैं, हाउथी रिबिलियन ये चल रहा था। राइट, तो इसी पे ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो आपको ऐसे जितने भी इंटरनेशनल न्यूज़ या फिनोमिना आ रहे हैं आपको पता होना चाहिए उनका जोग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे है। राइट, सो इस तरीके से हमको अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम तैयार करेंगे जो भी न्यूज़ या फैक्ट्स आ रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड न्यूज़ थी टू हेल्ड आफ्टर टस्कर डाइज नियर मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। तो हमारे देखो यहाँ पे बेसिकली टस्कर बेसिकली एलिफेंट की बात कर रहे हैं, एलिफेंट को बोलते हैं। एलिफेंट के जो टस्क होते हैं ना, जो उनकी सूंड बोली जाती है जिसको, उसको उसकी इलीगल आपको स्मगलिंग वगैरह लोग करते हो तो हाथी को मार देते हैं। ठीक है, तो आपको इसको रोकने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। बट देखो ये न्यूज़ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें नाम मेंशन्ड है आपका मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। राइट,
तो अगर लोकेशन देखें, आप मैप देख सकते हो, सो दिस इज कर्नाटका, राइट, दिस इज केरला एंड दिस इज तमिलनाडु। तो इन तीनों के ट्राई जंक्शन पे यहाँ पे आपका है मुद्दुमुलाई, ये आप देख सकते हो, थोड़ा जूम करना पड़ेगा, यहाँ पे मुद्दुमुलाई है, ठीक है। और भी बहुत सारे यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, नागरहोल हो गया, बंदीपुर टाइगर रिजर्व हो गया, सत्यमंगलम। तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स को बेसिकली ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑलराइट। अपने एनसीईआरटी में भी याद आ रहा है, नेचुरल आपका जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इंडिया फिजिकल क्लास 11th की, ठीक है, इंडिया फिजिकल क्लास 11th की नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, उसमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व आते हैं वो सब मेंशन किया हुआ है। तो ऐसे अपने करंट को स्टैटिक से रिलेट करते हुए चलना है, राइट। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आपका मुद्दुमुलाई आ गया, ठीक है। बंदीपुर टाइगर रिजर्व इसमें है, इसी का पार्ट है। सत्यमंगलम है आपका, अन्नामलाई हो गया, पेरियार हो, ठीक है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, राइट। तो हमारी लोकेशन इंपॉर्टेंट होगी, वो हमने देख लिया। नाउ लेट्स सी एज अ नेशनल पार्क इसके क्या क्या, एज अ टाइगर रिजर्व इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो पहले तो ये देखो, इट इज़ लोकेटेड इन द नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु एट द ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है, एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशी देखो, यहाँ पे टाइगर तो मिलता ही बिकॉज इट इज़ अ टाइगर रिजर्व। सेकेंडली एशियन एलिफेंट्स, राइट, और ये दोनों एक एंडेंजर्ड स्पीशी है, राइट, दोनों एक एंडेंजर्ड स्पीशी है, तो आपको पता होना चाहिए। तो एलिफेंट, एशियन एलिफेंट्स यहाँ बहुत मिलते हैं, टाइगर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे टस्कर जो बोला जा रहा है ना, दीज आर द एलिफेंट टस्क, तो इसकी स्मगलिंग वगैरह होती है, इसलिए इसको मार दिया जाता है। तो आपको ऐसी चीज़ों अपने ज्योग्राफी और के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए, ठीक है, एज वेल एज द एनवायरनमेंट, ओके। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। और देखो ये जो मैप है, ये मैप भी आप बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं, जैसे आप एमपी में देख लो तो बांधवगढ़ हो गया, रणथंभौर राजस्थान में, सरिस्का। नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादा फोकस रखना, पता है यहाँ पे से क्वेश्चन आपको बहुत आते हैं। जैसे देख रहे हो अरुणाचल में पाखुई टाइगर रिजर्व, इस पे यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, ठीक है। पाखुई का दूसरा नाम है पाके, पाके टाइगर रिजर्व, ऑलराइट, उसी का दूसरा नाम है पाखुई टाइगर रिजर्व, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। मानस नेशनल पार्क पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट वाले, जैसे नमेरी, ये सब पे इस बार ये बहुत न्यूज़ में था, नमेरी इस बार काफ़ी न्यूज़ में था। असम में जो एक ऑयल फील्ड में आग लग गई थी, तो नमेरी के पास है वो, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट वाले इंपॉर्टेंट आप याद करके रखना, ठीक है। तो ये मैप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सो एक न्यूज़ थी, ग्लोबल इको वॉच, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने न्यूज़ ये की, लेपर्ड किल्ड ईटन इन इडुक्की एज अ रिवेंज फॉर शीप किलिंग। तो बहुत ही फनी सिचुएशन थी, फनी भी एंड एक टेरिबल सिचुएशन भी थी बेसिकली। तो हुआ क्या कि यहाँ पे लेपर्ड था, इडुक्की, इडुक्की आपका केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, केरला में। यहाँ पे एक लेपर्ड ने कुछ शीप्स को खा लिया था। तो रिवेंज, बदला लेने के लिए लोगों ने क्या किया, इस बेचारे लेपर्ड को मारकर इसको दे किल्ड इट एंड ईट, खा लिया इसको। तो काफ़ी गलत चीज़ हुई है, ऑलराइट। तो चलो हमारे लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो ज्योग्राफिकल और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो लेपर्ड है, इट इज़ इन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन में है, ये शेड्यूल 1 में, राइट। सेकेंडली जो एशियाटिक चीता है, एशियाटिक चीता जो था इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है, इंडिया में एशियाटिक चीता अब नहीं पाए जाते हैं, राइट। तो जो लास्ट चीता था वो 1952 में उसको गोली मार दी गई थी मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इंडिया में एशियाटिक चीता इज नाउ एक्सटिंक्ट, ठीक, बस इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया है, राइट। तो इसके लिए 4 जगहें डिसाइड की गई हैं। पहला है आपका मध्य प्रदेश में 3 है, जिसमें से
4 में से 3 प्लेसेस मध्य प्रदेश में है, एक आपका राजस्थान में है। ऑलराइट, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट की थी और उसको बोला था भाई री इंट्रोड्यूस करिए आप लोग, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे था? कूनो नेशनल पार्क, ये आपका एमपी में है, राइट, कूनो पालपुर नेशनल पार्क। एंड यूपीएससी 2017 डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में लायंस को भी री इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा था उस टाइम, ठीक है। तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन इसी से पूछ लिए थे कि कूनो नेशनल पार्क किस स्टेट में। ऑलराइट, सेकेंड आपका था नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एमपी की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नौरादेही, ठीक है। गांधी सागर चित्तौड़गढ़ कॉम्प्लेक्स, ये भी एमपी में है, ठीक है। तो ये तो 3 एमपी में हो गए, नाम जरूर याद रखना, कूनो नेशनल पार्क, नौरादेही एंड गांधी सागर, ठीक है। और एक भैंसरोगढ़ ये सेंचुरी है राजस्थान में, ठीक है। आई माइट नॉट बी प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, बट हाँ ऐसे ही कुछ नाम है, भैंसरोगढ़। तो ये राजस्थान में आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ पे भी चीता को री इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही थी। ऑलराइट, सो आपको पता है चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। आजकल यूपीएससी का मेरे को थोड़ा नेशनल ज्योग्राफिक साइड ज़्यादा हो गया है, बिकॉज आप यूपीएससी 2020 का पेपर देखेंगे तो उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, जो एलिफेंट है वो कितने, मतलब उसकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, एलिफेंट प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो आपको कुछ बेसिक आइडियाज़ तो होने चाहिए, प्रेगनेंसी की नहीं, मतलब कि ये जानवर जो है ये किस, इनका IUCN स्टेटस क्या है, इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये आइडिया आपको ज़रूर होना चाहिए, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेपर्ड, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। So now there was this commission for air quality management, ठीक है। So ये एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आपको पता है कहाँ की बात की जा रही होगी, ऑब्वियसली दिल्ली NCR। वाई? बिकॉज दिस आर द मोस्ट पोल्यूटेड रीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ये CAQM, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CAQM, इन्होंने NCR और एडजॉइनिंग एरियाज में एक प्रोसेस स्टार्ट किया है, प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS करके, ठीक है। ये एक टूल है बेसिकली। क्यों? इसका यूज क्या है? टू कैप्चर द स्टैटिक एंड डायनेमिक फीचर्स ऑफ एमिशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जितना भी एयर पोल्यूशन के सोर्सेज हैं, कुछ तो स्टैटिक होंगे ऑब्वियसली, कि भाई जहाँ से धुआं निकलता ही निकलता है, जैसे आपकी इंडस्ट्रीज हो गई, राइट। और कुछ आपके डायनेमिक रहेंगे, डायनेमिक जो मूविंग होता है, जो भी चलते फिरते, जैसे आपकी व्हीकल्स हो गई, ट्रैफिक, ठीक है, या अदर जो भी सोर्सेज हो गए, राइट, जिसमें से कभी धुआं निकल रहा है कभी नहीं निकल रहा है, ठीक। तो इनको कैप्चर करने के लिए इन्होंने एक ये टूल बनाया है, राइट। तो एक ये पता होना चाहिए आपको कि भाई ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या चीज़ है, राइट। अब इस मैनेजमेंट के बारे में, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की कॉम्पोजिशन के बारे में भी पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। सो इसका देखो, एक तो होता है चेयरपर्सन, कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो इसका जो चेयरपर्सन होता है ये लगभग रैंक ऑफ सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी के रैंक का ऑफिसर होता है, राइट। इट इज़ अ परमानेंट बॉडी एंड इसके लगभग 20 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। सेकेंडली, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, मतलब दिस बॉडी हैज़ बीन मेड बाय लॉ, राइट। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, परमानेंट बॉडी है, राइट। इसका चेयरमैन लगभग रैंक ऑफ चीफ सेक्रेटरी के रैंक का होगा, ऑलराइट। एंड दिस कमीशन विल सुपरसीड बॉडीज, किस टाइप की बॉडीज को ये सुपरसीड करे जाएगा? जो कि जैसे आपकी सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड्स, कहाँ कहाँ के? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इसके जो स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड है ना, इनके डिसीजन को भी ये खारिज कर सकता है और इसके डिसीजंस या इसके जजमेंट्स ज़्यादा वैल्यूबल या ज़्यादा पावरफुल माने जाएंगे, ठीक है। इट विल हैव पावर्स टू इशू डायरेक्शन टू दीज स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन इश्यूज पर्टेनिंग टू एयर पॉल्यूशन। मतलब ये जो बॉडी है CAQM, ये इन स्टेट्स को ऑर्डर दे सकती है कि भाई आप एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए
ये सारे मेजर्स लीजिए, ठीक है। तो इसके पास ज़्यादा ओवर राइडिंग अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिशन आपको पता होना चाहिए, क्या इसका पर्पस है ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो देन दिस वाज अ न्यूज़, बर्ड्स ऑफ सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। एक ये पब्लिकेशन है, बेसिकली बुक टाइप का बनाया गया है सुंदरबन्स की बर्ड्स के बारे में, ठीक है। और इसको कौन पब्लिश किया है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट, इसने इसको पब्लिश किया है, ठीक है। बट ये अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए हो जाता है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व एज अ होल, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसकी लोकेशन, इंडिया पे अगर आप देख सकते हो यहाँ पे आपका सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व बंद है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैप में अगर आप फोकस करें तो यहाँ से आप देख सकते हो ये आपकी गंगा रिवर ऐसे आ रही है, यहाँ बह रही है गंगा, और इधर से आपकी ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर आपकी आ रही है। और यहाँ पे ये डेल्टा फॉर्मेशन करते हैं, डेल्टा, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है सुंदरबन डेल्टा। और इस सुंदर नाम क्यों पड़ा है? यहाँ पे सुंदरी ट्री पाई जाती है, राइट, इसलिए इसका सुंदरबन नाम पड़ा है। तो लोकेशन आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। चलिए देखते हैं कुछ इसके बारे में, कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स। तो लगभग यहाँ 96 रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं, ठीक है। इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सब सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड अ रामसार साइट ऑल्सो, रामसार साइट भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। थर्डली यहाँ पे कुछ कुछ बहुत ही एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज पाए जाते हैं। जैसे एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, राइट, एंड इरावदी डॉल्फिन, ये दो स्पीशीज। इरावदी रिवर है बेसिकली, आपको पता है, ठीक है, म्यांमार से निकलती है, तो वहाँ से आपकी डॉल्फिन्स जो है ये यहाँ पाई जाती हैं। नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, ठीक है, तो ये भी पेंगु आपका ये डॉल्फिन टाइप की ही होती हैं थोड़ी, ठीक। तो ये कुछ कुछ एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर आप देख ही रहे हो इस टाइप के होते हैं। और ये इकलौती जगह है जहाँ पे टाइगर्स वगैरह आपके लेट्स से आपको पानी में जाके वो शिकार वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसकी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो देर वॉज अ न्यूज़ दैट इंडिया इज मेकिंग और ड्राफ्टिंग अ न्यू आर्कटिक पॉलिसी, ठीक है। तो इंडिया आर्कटिक रीजन में अपने इनिशिएटिव्स को और बढ़ाने के लिए, वहाँ अपना और इन्वॉल्वमेंट एंड कंट्रीब्यूशन देने के लिए एक नई आर्कटिक पॉलिसी ड्राफ्ट की है, जो अभी 26 जनवरी को पब्लिक डोमेन में उसको रखा गया है, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं भाई आर्कटिक रीजन की अगर हम बात करें तो कौन से रीजन्स इसमें आते हैं, ठीक है। सो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज द आर्कटिक रीजन, ऑलराइट। तो ग्रीनलैंड हो गया आपका, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, रशिया हो गया, तो ऐसे करके इनकी पूरी एक आर्कटिक काउंसिल है जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। आर्कटिक काउंसिल, ऑलराइट, आर्कटिक काउंसिल, ठीक है, जो कि आर्कटिक रीजन में अपने वहाँ देखो आपको आर्कटिक रीजन की इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है मैं भी वो आपको आगे भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहले आपको तो रीजन पता चलेगा कहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, ठीक है। आर्कटिक रीजन आपको पता है, ठीक है। टूंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट याद आ रहा है? टूंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, ज्योग्राफी स्टैटिक, तो वहाँ पे इस टाइप का वेजिटेशन होता है, बहुत ही कोल्ड विंटर्स, राइट। सनरेज एकदम स्लैंटिंग यहाँ पहुँचती, कई बार तो पहुँचती भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑन द हायर लैटिट्यूड, राइट। तो आपका पूरा जो स्टैटिक जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है इसमें आपके रिलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो इसके बारे में देखते हैं कि इंडिया का क्या क्या इसमें इनिशिएटिव पहले रहा है और अभी नए पॉलिसीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सो सबसे पहले 2007 में आर्कटिक एक्सपीडिशन स्टार्ट हुआ था, साइंटिफिक एक्सपीडिशन, ठीक है। और हमने एक रिसर्च स्टेशन वहाँ इस्टेब्लिश किया था, उसका नाम था हिमाद्री, मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है।
स्वालबर्ड नॉर्वे में इसका रिसर्च बेस है, नॉर्वे में। ऑलराइट, चलिए सिग्निफिकेंस क्या है आर्कटिक का इंडिया के लिए, इंडिया क्यों वहां पे रिसर्च करना या इतना सारी चीजें कर रही है। देखो सबसे पहले तो है हाई प्रायोरिटी एरिया ऑफ रिसर्च अमंग द ग्लोबल साइंटिफिक फ्रेटर्निटी। ये आर्कटिक रीजन वैसे ही काफ़ी ज़्यादा, ये यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो जितनी भी इम्पोर्टेंट साइंटिफिक फ्रेटर्निटी है वो यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, और जिससे पॉलिसी मेकर्स को काफ़ी हेल्प मिल रहा है हर देश के। ठीक है, हर कंट्री के जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इस रिसर्च से काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रायोरिटी एरिया है। आप सबको पता है कि आर्कटिक रीजन में आपके मीथेन हाइड्रेट्स बर्फ़ के अंदर पाए जाते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्यूल हो सकता है। राइट, तो रशिया वगैरह आपके बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं एज अ ऑल्टरनेटिव सोर्स फॉर फ्यूल। ठीक है, पेट्रोल वगैरह से अलग हटके कुछ और एक नई चीज़ मिल रही है। सेकेंडली, ये तो चलो, सेकेंडली जो आर्कटिक का जो क्लाइमेट है, ठीक है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, इट अफेक्ट द एटमॉस्फेयर ऑफ द होल अर्थ, द ओशनोग्राफी, द बायोजियोकेमिकल साइकिल ऑफ द अर्थ इकोसिस्टम। मतलब जैसे देखो आर्कटिक रीजन में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई बर्फ़ है, यहाँ पे आइस। राइट, तो आप सबको अगर ओशियनोग्राफी याद आ रही है, ओशियनोग्राफी में मैंने आपको कराया था कि जो कोल्ड करेंट्स होती हैं, कोल्ड करेंट्स, राइट, तो अगर आप देख सकते हो कोल्ड करेंट्स हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ बहती हैं। ठीक है, तो ये जो कोल्ड करेंट्स होती हैं बनती कैसे हैं, जो आर्कटिक का आइस है वो पिघल रहा है। ठीक है, तो आपको पता है थर्मोहलाइन सर्कुलेशन, थर्मोहलाइन सर्कुलेशन। तो देखो ये होता क्या है, लेट्स से जो ठंडा पानी होता है बेसिकली, लेट्स से दिस इज द सी सरफेस। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से आइस कैप है। ठीक है, ये आर्कटिक रीजन है, तो यहाँ से क्या होगा, बर्फ पिघलेगी। ठीक है, एंड कोल्ड वाटर इज हैवी, तो ये कोल्ड वाटर सिंक कर जाएगी। राइट, सिंक करेगी तो यहाँ पे तो खाली हो जाएगा। तो होगा क्या, जो लोअर लैटिट्यूड है इक्वेटर की तरफ से यहाँ पे एक सरफेस करंट ऊपर आएगी इधर साइड। ठीक है, और ये जो ठंडा पानी है ये इसकी जगह लेने ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये अंडर वाटर सर्कुलेशन रहता है। ठीक है, तो ये थर्मोहलाइन सर्कुलेशन इसको बोल देते हैं। राइट, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये आर्कटिक से बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं। प्लस जितने भी हमारे आप लोग अगर क्लाइमेटोलॉजी ध्यान आ रही है तो क्लाइमेटोलॉजी में मैंने आपको सेल्स करवाए थे बहुत सारे, फेरेल सेल, हैडली सेल, पोलर सेल। ठीक है, तो ये आर्कटिक रीजन जो है इन पोलर सेल्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। राइट, सो इसके लिए एक और ये इम्पॉर्टेंट हो गया। थर्डली, इन सब चीज़ों का इंडिया पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। कैसे, जैसे आपको पता है कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, ये अगर आप देख सकते हो, जैसे इंडिया की जो कोस्ट लाइन है लगभग 7,500 किलोमीटर की है। ठीक है, और लेट्स से आर्कटिक रीजन में लेट्स से मेल्टिंग या ग्लोबल वार्मिंग की जगह की वजह से वहाँ पे लेट्स से आइस मेल्ट हो रहा है, तो हमारा इतना एरिया सी लेवल राइज से थ्रेट में होता है। ठीक है, सी लेवल राइज होगा तो हमारे जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, केरला, मुंबई वगैरह, ये सब अपने ये डूबने के उसमें एक प्रोन रीजन में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इंडिया पे ऑब्वियसली आपको पता है कि कई बार जो ठंड का सीज़न होता है तो वो पोलर क्लाइमेट से भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। राइट, तो ये सारी चीज़ें, इवन आर्कटिक का जो क्लाइमेट है वो इंडियन मॉनसून को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसको क्लाइमेटिक टेलीकाइनेटिक्स बोलते हैं। क्लाइमेट की टेलीकाइनेटिक मतलब बिना कांटेक्ट में आए एक जगह से दूसरे जगह को इन्फ्लुएंस हुआ। जैसे एलिनो के टाइम एलिनो हो कहीं रहा है लेकिन इंडिया में मॉनसून उससे इफेक्ट होता है, वैसे ही आर्कटिक रीजन से भी ये इंडियन मॉनसून को इफेक्ट करता है। ऑलराइट, सो जो पॉलिसीज़ के पिलर है, ठीक है, कि भाई ये पॉलिसीज़ किस चीज़ों पे ध्यान देने वाली है, तो देखो पहला है आपका साइंस एंड रिसर्च, तो ऑब्वियसली ठीक है,
बिना उसके कुछ काम भी नहीं होने वाला, रिसर्च नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कॉज एंड इफेक्ट हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड है इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ठीक है। अब देखो कोई रिसर्च से कुछ फ़ायदा आएगा तो लेट्स से उसकी इकोनॉमिक इवैल्यूएशन होगी, ठीक है, और ऑब्वियसली वो किस लिए यूज़ होगा, फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, राइट। रिसर्च केवल बस ऐसे नहीं कि भाई हाँ चलो इससे ये सारी चीज़ें हो रही हैं बस ख़त्म, नहीं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ये हमें उसको उसमें कन्वर्ट करना है, राइट। तो इस चीज़ के लिए होगा। थर्डली ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी। सी आपको पता है जो आर्टिक रीजन है, ठीक है, ये लगभग पूरा बर्फ से ढका हुआ है, राइट। और लेट्स से अगर इसमें हम कुछ ऐसे रूट्स वगैरह तैयार कर लें तो कई जगह के रूट्स जाने के लिए, लेट्स से रशिया से यूएस ही जाना है या और कहीं जाना है, तो आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। रशिया ने तो अभी बहुत सारे शिप्स भी रेडी किए हैं जो कि जो बड़े बड़े आइस होते हैं उनको ब्रेक करती है, आइस ब्रेकर शिप, ठीक है। देन गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए देखो साफ सीधी बात है, एक देश तो वहाँ जाके रिसर्च कर नहीं रहा है, अलग अलग देश वहाँ आके रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें अगर प्रॉपर कोऑपरेशन होगा तो एक दूसरे की रिसर्च से पूरे ग्लोबल कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, ठीक है, विच विल हेल्प इन गवर्नेंस, ठीक है। एंड फिफ्थ नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, राइट, लोग मोटिवेट होंगे, रिसर्चर्स हमारे और बढ़ेंगे और आगे आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉपुलर्स हैं हमारी नई आर्कटिक पॉलिसी की, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ प्रीलिम्स फैक्ट जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो एक अपना है यहाँ पे आर्कटिक एक्सप्लोरेशन के लिए, तो जैसे कि ऊपर आप देख रहे हो दिस इज नॉर्थ अमेरिका, ये आपका रशिया हो गया, राइट। तो ये अपना पूरा ये आर्कटिक काउंसिल है, इनका सिंबल ये है, ठीक है, बहुत क्यूट सा फॉक्स बना हुआ है। तो देखो इसका फैक्ट देख लेते हैं इसके लिए प्रीलिम्स रिलेटेड। पहली चीज़ तो इट इज़ अ हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल फोरम दैट वुड एड्रेस इश्यूज, कौन से इश्यूज एड्रेस करेंगे, फेस बाय द आर्कटिक गवर्नमेंट्स एंड द इंडिजीनियस पीपल ऑफ आर्कटिक, ठीक है। तो आपने एस्किमोज वगैरह में जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो इनुइट्स करके हैं, ये सब आर्कटिक रीजन में रहते हैं, ठीक है, वहाँ के लोकल इंडिजीनियस पीपल हैं, राइट। तो कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आती हैं आर्कटिक काउंसिल में, देखिए कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये 8 कंट्रीज इसमें आती हैं, ठीक है। सेकेंडली इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया का इसमें ऑब्जर्वर स्टेट का स्टेटस है, ठीक है, इंडिया इज़ द ऑब्जर्वर स्टेट, राइट। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब देखो ये है इंडिया का आर्कटिक मिशन, दिस इज द हिमाद्री जो मैं बोल रहा था ना, ये यहाँ पे इनका रिसर्च सेंटर, देख लो कितनी बर्फ है और इतनी ठंडक रहती है, राइट। तो देखो इंडिया का जो मैं आपको बता रहा था, इंडिया का क्या इसमें फ़ायदा है, तो आपको देखो जो आर्कटिक क्लाइमेट मैंने आपको बताया कि ये इंडियन मानसून को अफेक्ट करता है, राइट, इंडियन मानसून को अफेक्ट करता है। तो इसलिए जो इंडिया का आर्कटिक मिशन है उसका एक पॉइंट है टू बेटर अंडरस्टैंड द साइंटिफिक एंड क्लाइमेट रिलेटेड लिंकेजेस, ठीक है, साइंटिफिक और क्लाइमेट लिंकेजेस को कहाँ के लिंक, किस किस के बीच के लिंकेज के, आर्कटिक रीजन और इंडियन मानसून के लिंकेजेस को प्रॉपरली समझना, ठीक है, टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड इट, राइट। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू हार्मोनाइज पोलर रिसर्च विद द थर्ड पोल। तो थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है, अगर आप डायग्राम देख रहे हो, सो दिस इज द ऊपर वाला तो आपका नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये नीचे वाला आपका साउथ पोल हो गया। जो थर्ड पोल बोला जाता है वो बोला जाता है बेसिकली हिमालयास को, ठीक है, हिमालयास को थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। ऐसी चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछी जाती हैं, राइट। सो थर्ड पोल इज द हिमालयास। सो जैसे हिमालयास का क्लाइमेट है वैसे ही आपको चीज़ें आर्कटिक रीजन में मिलती हैं। तो अगर आर्कटिक रीजन में हम रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ कोई चीज़ हमको मिल रही है, तो सिमिलर चीज़ें वी कैन फाइंड इट ऑन हिमालयाज ऑल्सो, राइट, बिकॉज ऑफ द सेम टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, राइट। टुंड्रा टाइप आपको हिमालयाज में भी ऊपर मिलता है और हायर इन द लैटिट्यूड में भी टुंड्रा मिलता है। तो अगर याद आ रहा है आपको, अगर आपने ज्योग्राफी वाली चैप्टर्स देखे हैं, प्रॉपर तरीके से मैंने बताया है लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड
मिमिक ईच अदर, ठीक है। जैसे आप, ये अर्थ है, आप यहाँ नॉर्थ पोल साइड ही आओगे, ठीक है, ऐसे, या लेट्स से साउथ पोल साइड ही आओगे, सिमिलर टाइप की चीज़ें मिलेंगी। लेट्स से दिस इज़ अ माउंटेन, हिमालय है, तो इसमें अगर आप ऐसे हाइट में जाओगे तो ये सिमिलर चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, एक जैसी, राइट। तो ये कुछ इसके मिशंस हैं, राइट। ह्यूमन काइंड की अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिक रीजन बेहतर करने के लिए, ठीक है। सस्टेनेबल और म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन करना, आपस में भाईचारा रहे, भाई हमने जो रिसर्च किया आपको फ़ायदा मिले, आपने जो रिसर्च किया हमें फ़ायदा मिले, ठीक है। एंड टू स्ट्रेंथन एफर्ट्स अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि देखो ग्लोबल वार्मिंग अगर हो रहा है तो आर्टिक रीजन के लिए डिस्ट्रक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये जो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है ना, उसके असल जो होता है ना, बोलते हैं कि नज़र से आप देख सकते हो कि हाँ यहाँ पे देखो ये चीज़ डैमेज हो रहा है। दिल्ली मुंबई में हमको नहीं पता चल रहा है वो डैमेज अभी, बट अगर आप ऐसे क्या बोलते हैं वीक एरियाज में जाओगे या फिर हाईली लेट्स से अनस्टेबल एरिया में जाओगे तो यहाँ पे ऐसे इनके इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यू आर्टिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, राइट। चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल था आपका मोर फ्लैश ड्रॉट्स इन इंडिया बाय द एंड ऑफ सेंचुरी, मतलब इस सदी के एंड तक, राइट, इंडिया में ज़्यादा फ्लैश ड्रॉट्स आएंगे, ठीक है। चलो उससे पहले इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारा सोर्स रहा है इस पूरे जो हमारे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स का, ठीक है, वो हमारा रहता है द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, ऑलराइट, PIB एंड डाउन टू अर्थ मैगजीन, राइट। तो ये हमारे सोर्स रहते हैं ताकि कोई भी हम इंपॉर्टेंट चीज़ें ना छोड़ पाए, ठीक है, और ना छूटे हमसे। सो मोर फ्लैश ड्रॉट्स इन इंडिया बाय द एंड ऑफ सेंचुरी। तो फ्लैश ड्रॉट होता क्या है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले जनरल ड्रॉट की डेफिनेशन देख लो, तो कहाँ इंपॉर्टेंट आता है ड्रॉट, GS3 एनवायरमेंट डायरेक्टली मेंशन्ड है ड्रॉट्स, ठीक है। सो इसकी एक डेफिनेशन देख लो, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नेचुरल रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत लंबे टाइम तक जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन हमारे कैसे आता है मानसून से, मतलब बारिश कम हो रही है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब हम बोल देंगे कि भाई इस जगह सूखा पड़ गया है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन रहती है कुछ, ठीक है। सॉइल इज लैकिंग मॉइस्चर, राइट। सो ड्रॉट इज ऑफन एसोसिएटेड विद अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ठीक है। तो केवल ये अपने अलग से नहीं आता, ये और भी चीज़ों से होता है, जैसे हाई विंड्स हो गई, ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी तो इस वजह से भी सूखा पड़ने लगता है, ठीक है। और देखो एक ड्रॉट ईयर को कब बोला जाता है कि भाई ये साल सूखा पड़ गया था, ठीक है, सूखा हिंदी में, ठीक है, सूखा कब पड़ गया था। सो ऑल इंडिया सीवियर ड्रॉट ईयर तब बताया जाता है जब 40% से ज़्यादा एरिया इज अंडर ड्रॉट। इंडिया का लगभग 40% से ज़्यादा हिस्सा अगर ड्रॉट सूखे के चपेट में, तो उस ईयर को बोल दिया जाता है दैट दिस ईयर इज द ऑल इंडिया सीवियर ड्रॉट ईयर, बहुत ही खतरनाक सूखा पड़ा है, ऑलराइट। तो ये कुछ डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, आंसर्स लिखने में बहुत फ़ायदा होगा आपको, जब आप आंसर लिखोगे ना तो इस टाइप की डेफिनेशन से बहुत अच्छा स्टार्टिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। कोई डेटा आपको पता है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, ऑलराइट। चलिए, सो देखते हैं व्हाट इज अ फ्लैश ड्रॉट। तो देखो इस टाइप से कुछ सूखा पड़ता है, राइट। सो फ्लैश ड्रॉट्स आर दोज दैट ऑकर वेरी क्विकली, फ्लैश, राइट, जैसे लाइटनिंग होती है ना, लाइटनिंग फ्लैश, वैसे ही ये एकदम जल्दी से हो जाता है, ठीक है। विथ सॉइल मॉइस्चर डिप्लीटिंग वेरी रैपिडली, जिस मिट्टी की जो ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, जो ड्रॉट होता है ना महीनों लगाता है, ठीक है, जो ड्रॉट लाइक कंडीशन है लगभग महीनों लगते हैं वैसी कंडीशन बनने में। बट ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और जो राइजिंग टेम्परेचर हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, उसकी वजह से कुछ अनयूजुअल फिनोमिना भी होते जा रहे हैं, पहले भी हुए हैं बट अब ये ज़्यादा एग्रीवेट हो गए हैं ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक रीज़न, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये और ज़्यादा एग्रीवेट होंगे,
ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये कुछ हफ्तों के अंदर ही, एक या दो हफ्तों के अंदर ही जो सॉइल का मॉइस्चर है वो बहुत तेजी से खत्म हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे एकदम सूखा पड़ रहा है, इसको बोलते हैं फ्लैश ड्रॉट। ठीक है, चलिए। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। अगर आप इंडिया का मैप देखो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जहाँ पे आपका ये ड्रॉट वगैरह पड़ रहा है। ठीक है, सो देखो, सबसे अगर आप ब्लू में देख रहे हो तो जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे रीजन्स हो गए ये आपको शो हो रहा है। तो अगर आप देख रहे हो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन, 40% हिमालयन रीजन्स लगभग फ्लैश ड्रॉट के चपेट में आ सकते हैं। देखो रीजन क्या है, आप हमें तो ऐसा लगता है यार हिमालय वहाँ तो क्या पानी की दिक्कत, नहीं। आपका जो हिमालयन रीजन है यहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर या जो भी अदर वाटर सोर्स हैं मोस्टली दे आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन आइस। ठीक है, तो आइस में फ्रोजन है तो पानी तो रहेगा नहीं। अब भाई इसको लो, इसको पिघलाओ, उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी भी उतनी नहीं अच्छी है। तो इस वजह से इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ड्रॉट वगैरह आता है। ये आपको पेनिनसुलर रीजन तो पता ही है, ये हमारा काफ़ी ज़्यादा ड्रॉट प्रोन है। ठीक है, ये आपको सबसे एक्सट्रीम वाला तो आप देख ही रहे हो, दिस रीजन राजस्थान वाला। ठीक है, फिर थोड़ा और लाइट आपका ये हो गया। 100% ऑफ नॉर्थ वेस्ट रीजन, ये पूरा एरिया राजस्थान गुजरात तक, ये 100% एरिया फ्लैश ड्रॉट के चपेट में आता है। थोड़ा और इंटीरियर अगर आप जाओ तो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में बुंदेलखंड यहाँ पे आपका हो गया। ठीक है, मराठवाड़ा रीजन, विदर्भा रीजन, ये कुछ सूखे एरिया हो गए आपके। ऑलराइट, फिर देखो अपना ये जो यूपी बिहार वाले रीजन है यहाँ पे उतना नहीं सूखा पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके रीजन्स हो गए। ठीक है, चलिए। तो देखिए कब कब आया थे जो फ्लैश ड्रॉट जो हम बोले 1958 में। ठीक है, ये सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इफेक्ट किया था। फिर 1979 में आया था, अगेन वही रीजन्स। फिर 1986 एंड 2001 में आया था। ठीक है, ये 4 वर्स्ट फ्लैश ड्राउट है। ठीक है, फ्लैश ड्राउट। लेट्स से कभी आपको मैप बनाने आता है या लेट्स से कोई क्वेश्चन आता है ड्रॉट प्रोन एरियाज का, तो आप ऐसे तो बना नहीं पाओगे इतना अच्छा। तो मैं इसका आपको एक नॉर्मल तरीका बता देता हूँ। ठीक है, तो कभी भी आपको लेट्स से बनाने आए, ऑलराइट, तो आप क्या करना है, यहाँ से ये 2 एरिया दिखा देना, ये वाले, राइट, और फिर ऐसे बना देना एक लाइन। तो आपका ये जो पोर्शन है दिस इज मोर ड्रॉट प्रोन एरिया, और ये वाले रीजन आपके मोर फ्लड प्रोन एरिया है। राइट, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं मैप आपको क्विकली बनाने आना चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द ड्रॉट। अब देखो एडवर्स इम्पैक्ट क्या क्या क्रिएट होते हैं ड्रॉट से। ये अगर आप बहुत अच्छी फोटो देख सकते हो तो इसमें लिखा है फूड ग्रोज वेयर वाटर फ्लोज। भाई पानी नहीं रहेगा, वाटर नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए बोला जाता है, देख रहे हो जितनी भी इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशंस हैं, भले ही वो इंडस वैली हो, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी रिवर इंडस के बगल में हुई थी। ठीक है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन आपकी नाइल रिवर के साइड में फ्लरिश हुई है। सो रिवर होगी तभी वहाँ पे वाटर होगा, तभी वहाँ पे चीज़ें भलेंगी। ठीक है, सो क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ड्रॉट का भी सूखा पड़ेगा तो सबसे पहला देखो ये एक साइकिल होती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर हमारा डैमेज हुआ। ठीक है, वाटर रिसोर्स हमारे ख़त्म होने लगेंगे, ग्राउंड वाटर हमारा नीचे चले गया। ठीक है, ग्राउंड वाटर नीचे चले गया, सूखा पड़ा तो उससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर नहीं होगा तो क्या होगा, आपको पता है कि 90% ग्राउंड वाटर आपका एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। ठीक है, तो पानी नहीं रहा तो क्या हुआ, उससे एग्रीकल्चर ख़त्म हो गया। एग्रीकल्चर डैमेज हुआ तो क्या होगा, फार्मर की इनकम कम हो जाएगी। ठीक है, फार्मर की इनकम कम हुई तो भाई फार्मर कहाँ से खाना पीना खाएगा, तो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस ख़त्म हो गया। न्यूट्रिशन स्टेटस कम रहेगा तो क्या होगा, बच्चे बीमार पड़ेंगे, स्कूल जा नहीं पाएंगे तो एजुकेशन ख़त्म। ठीक है, तो एक ड्रॉट की वजह से कितने ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक
एंड एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स आपके डैमेज हो रहे हैं। देख रहे हैं, हमारे पास सूखा पड़ा, वो तो चलो एनवायरनमेंट का हो गया, सूखे की वजह से क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी खत्म हो गई, इकोनॉमी की वजह से हमारा सोसाइटल जो हमारा सोशल स्टेटस है या सोशल इंडिकेटर्स है वो डैमेज हुए। ठीक है, और ये साइकिल है और ये चलते रहेगी। ठीक है, इंडस्ट्रीज जो हमारी जो वाटर या एग्रीकल्चर पे बेस्ड है वो इफेक्ट होंगी, अगेन इकोनॉमिक। देन ये एक लॉन्गर टर्म इसका एक इम्पैक्ट होगा जो इंडिया के ग्रोथ, ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज, इन सब पे ये लॉन्ग टर्म एक इम्पैक्ट करेगा। राइट, तो ये बहुत बड़ी साइकिल ऐसे चलते रहती है। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आप एक बहुत अच्छा सा डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर दो, सबसे पहले तो एक सर्कल बना देना आप। एक मिनट, ऐसे आप सर्कल बना देना, यहाँ पे लिख दो ड्रॉट। ठीक है, इससे क्या होगा, सूखा पड़ेगा तो एग्रीकल्चर डैमेज, एग्रीकल्चर डैमेज से क्या होगा, आपका फार्मर इनकम ये डैमेज हुआ, सोशल इंडिकेटर्स हमारा हेल्थ न्यूट्रिशन ये डैमेज होगा, उससे क्या होगा फिर आपका जो ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इट विल गो डाउन। ठीक, तो ऐसे आप साइकिल एक बना सकते हो, या तो आप फ्लो चार्ट में बना सकते हो ड्रॉट, इससे आपका एग्री, इकोनॉमी, सोशल, देन ओवरऑल, और इससे क्या बढ़ेगी, देखो इससे बढ़ेगी पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। राइट, तो इससे ये आपका डैमेज ऐसे होता है। तो आप ऐसे फ्लो चार्ट वगैरह अपना बना सकते हो टाइम सेव करने के लिए। चलिए, तो ये इसके इम्पैक्ट हो गए। अब भाई इसको क्या किया जाए इसको रोकने के लिए यार। ठीक है, सो नीड ऑफ द आवर इज प्रेडिक्टिंग ड्रॉट। भाई पहले से हम प्रेडिक्ट कर लें या हम अनुमान लगा लें कि हाँ यार इस टाइम ड्रॉट हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, सो एक कम्युनिटी अर्थ सिस्टम मॉडल टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर फ्लैश ड्रॉट। फ्यूचर में होने वाले ऐसे ड्रॉट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए एक कम्युनिटी अर्थ सिस्टम मॉडल बनाया गया है। ठीक है, जो कि क्या करेगा, इट विल सिमुलेट द समर मॉनसून प्रेसिपिटेशन, कितनी बारिश हुई है, प्रेसिपिटेशन, सी सरफेस टेम्परेचर कितना है, ठीक है, एल नीनो का रोल कितना है, ठीक है, एयर टेम्परेचर इंडिया के ऊपर कितना है, इन सबको सिमुलेट करके ये प्रेडिक्ट करेगा कि भाई इस साल फ्लैश ड्रॉट होगी या नहीं। ठीक है, तो ये एक मॉडल है। राइट, ये सब आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस पे आप मेंस में आप ऐसे आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए वे फॉरवर्ड क्या है। राइट, तो इंटरनेशनल एफर्ट देखो बहुत सारे लिए गए हैं। यूएनडीपी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, इंटीग्रेटेड ड्राई लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जितने भी सूखाग्रसित एरिया हैं उनके डेवलपमेंट के लिए पूरा एक एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लॉन्च किया, किसने, यूएनडीपी ने। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसने एक ड्रॉट रिस्क रिडक्शन का फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसमें अलग अलग पॉइंटर्स हैं कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग करनी चाहिए, सूखा एरिया है वहाँ पे आप वाटर गजलिंग क्रॉप्स ना लगाओ, जैसे विदर्भ रीजन में आप शुगर केन मत ग्रो करो। ठीक है, वहाँ पे आप पल्सेस लगाओ बिकॉज पल्सेस आर ड्रॉट रेजिस्टेंट। ठीक है, तो ये है। फिर आपका एक इंटीग्रेटेड ड्रॉट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इंटीग्रेटेड ड्रॉट मैनेजमेंट प्रोग्राम जिसके बेसिकली 3 पिलर्स हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड ड्रॉट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसके 3 पिलर्स हैं। पहला है आपका ड्रॉट मॉनिटरिंग। राइट, ड्रॉट को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, पहले से ही लोगों को वार्न कर दिया जाए कि भाई इस साल ड्रॉट आएगा। वो कैसे होगा उसके लिए हमने देखा कम्युनिटी अर्थ मॉडल बनाया गया है। राइट, पहला पिलर ये हो गया। सेकेंड पिलर क्या हो गया, इम्पैक्ट असेसमेंट, वल्नरेबिलिटी एंड इम्पैक्ट असेसमेंट। लेट्स से ड्रॉट आ गया, ठीक है, आ तो गया। राइट, कितने लोग वल्नरेबल हैं, क्या औरतें ज़्यादा वल्नरेबल हैं या जो बच्चे या किसान, अलग अलग सेक्टर की हमको वल्नरेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो ये हमने करना है, तो ये सेकेंड पिलर हो गया। थर्ड पिलर आपका है मिटिगेशन। मिटिगेशन या फिर लेट्स से हम ड्रॉट के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें,
तो प्रिपेयर्डनेस, राइट, या फिर लेट्स से अगर ड्रॉट हो गया तो हमारा क्या क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो ये बेसिकली 3 पिलर्स हैं इंटीग्रेटेड ड्रॉट मैनेजमेंट प्रोग्राम के, राइट। तो ये सब देखो, ये सब आप तो पढ़ तो लिए, अब इसको यूज़ कहाँ करोगे। GS3 में अगर आपको पता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट पूरा टॉपिक है, ठीक है, उसमें बहुत बार पूछा जाता है फ्लड एंड ड्रॉट के बारे में। तो कभी भी वे फॉरवर्ड आए तो आप ऐसे प्रोग्राम्स के नाम मेंशन कर सकते हैं बुलेट पॉइंटर्स में, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा ऐसे आपको, प्लस करंट की चीज़ है, ऑलराइट। सो दिस वाज अबाउट द फ्लैश ड्रॉट, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। ये सारी चीज़ें हमने इसमें जो भी पढ़ी हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी आर्टिकल्स आते हैं सब इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है हमारा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने इसमें देख लिया। मेंस में मुझे क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही वो हमने देख लिया। थर्ड हमने देखा स्टैटिक एंड करंट का कोरिलेशन, कैसे करंट की न्यूज़ को अपने स्टैटिक से जोड़ते हैं ना। जैसे हमने भी अभी आर्टिक की बात की तो हमने उसमें क्लाइमेटोलॉजी देखी, ओशनोग्राफी को थोड़ा देखा। तो आपका काम क्या होगा, उन चैप्टर्स को और अच्छे से रिवाइज करो क्योंकि ये न्यूज़ में भी है और इससे सवाल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सो ये हमारा अप्रोच रहेगा, आगे भी यही सेम चीज़ रहेगी, और ये देखना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब आप UPSC प्रीलिम्स दे रहे होगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। हैव अ सेफ डे, बाय।